नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले फटाफट हम स्लाइड के माध्यम से आपको हम बता देते हैं कि जो 35 सवाल आपने थम्स अप में देखा होगा, यानी कि थंबनेल में देखा होगा, तो 35 सवाल मैं आपको ऐसे कराने वाला हूं कि 35 सवाल आपको लगे कि हाँ भाई, कि जो आपका एग्जाम बाकी है उसमें आप 35 में से कम 30 तो लाओ। मेरा मकसद क्लियर है कि जौन से दोस्त मेरे को फॉलो कर रहे हैं अथवा मेरा वीडियो देख रहे हैं, लगभग 2 से 3 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे को रेगुलर मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं। तो आज के दिन में 6 दिन में जितने भी आए हुए मेन मेन क्वेश्चन है जो टाइप रिपीट होने वाले हैं, वो मैं आपके आंखों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद लगभग मुझे लग रहा है कि 6 और एग्जाम बाकी है 6 दिन का। तो 6 दिन में मुझे लगता है कि 18 शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है। 18 शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है, यानी कि 50% आरपीएफ का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम बर्बाद किए बिना, समय की 1% बर्बादी किए बिना सबको आपको बता देता हूं कि प्रतिशत से 2, अनुपात से 2 आ जाएगा, टाइम एंड वर्क से 3 आएगा, औसत से 4 आएगा, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से लगभग 6 आ जाएगा, लाभ हानि से 3, छूट से 3 आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 4 आएगा, क्षेत्र मिति जिसको 2D अथवा 3D के माध्यम से 5 सवाल कराऊंगा, एलसीएम से 1 कराऊंगा, नंबर सिस्टम से 2 सवाल कराऊंगा। इसके अलावा बॉड मास का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और पूरा का पूरा स्पीड में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप फटाफट एग्जाम हॉल में जाए और कुछ टाइप जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसमें आपको टाइम की बर्बादी ना करना पड़े। इससे पहले एसएससी जीडी वाले एग्जाम में मैंने दोस्तों का बहुत हेल्प किया। वो लोगों ने क्लियर कट बोला था कि 4 से 5 आपके जो बताए गए सवाल थे ना, वो हमने एकदम ट्रिक के माध्यम से स्पीड में कर दिया। तो आपको भी मैं कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जो आप फटाफट कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं 1% अब समय की बर्बादी नहीं करूंगा। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये जितनी भी स्लाइड आपको दिख रही होगी ना, ये पीपीटी जो है ना, सब के सब मैं पीपीटी के माध्यम से आपके सामने जितनी भी डेट का होता है, सारी की सारी 2 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च, ये सबका कंपाइलेशन है। तो उस हिसाब से मैंने आपके सामने ये जितनी भी पीपीटी बनाई है, उसका सबका कंपाइल करके क्वेश्चन लाया हूं। और सबके सब क्वेश्चन जो है ना यार, सच में एग्जाम में पूछे गए हैं। कमेंट सेक्शन में एक दो लड़के ऐसे बोल देते हैं कि भैया थोड़ा डाटा अलग है, ये अलग है। भाई, टाइप समझाना मेरा काम है और टाइप मैंने आपको अच्छे से समझाऊंगा बिना किसी रमड़ भमड़ के। आज मैं थोड़ा कैलकुलेशन कम करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो दोस्त आपको सेल्फ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आज मैं टाइप समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज मेरे पास समय, अगर मैं चाहूँ टाइम ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा टाइम ले सकता हूं, लेकिन मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है और मेरे को घंटे नहीं पुजाने हैं। मेरे को आपको टाइप समझाना है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम हॉल में जाके कर सके। ठीक। तो सबसे पहले बात कि प्रतिशत से लगभग मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा। प्रतिशत आपको आना चाहिए यार। प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब होता है कि 100%। क्या हो जाता है? 100%। 2 मिनट रुक जाओ भाई लोग, थोड़ा सा मैं ये पेन को बड़ा कर लूं। ठीक। तो प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि 100% हो जाता है। 100% हो जाता है क्या? 100%। तो प्रतिशत में जो भी चेंज होता है ना, अपने को 100 मान के करना होता है। लाभ और हानि में भी मैं 100 मान के ही कराता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज में भी, सब में मैं 100 मान के कराता हूँ। तो प्रतिशत आपकी नीड है। नहीं बोलते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर, शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, वैसे ही गणित में प्रतिशत है। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रतिशत से सवाल क्या था कि मेरे को दे रखा था पहला सवाल, एक संख्या को 12% कम करने और 20% की वृद्धि करने में उसका अंतर 64 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। संख्या को मैंने माना 100। 100 में अगर मैं 12 की कमी करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो संख्या हो जाएगी 88। ठीक। 88 हो जाएगी पहली संख्या। अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 120। 120 में से 88 घटा दूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था? 32। यानी कि 32 की वैल्यू मेरे को 64 यानी कि 2 गुना है। तो जो मैंने संख्या मानी है वो कितना है? 100। तो 100 का मेरे को दे रखा था, 2 गुना कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 200। कोई शक है? कोई शक नहीं है। दूसरा सवाल आपकी आंखों के सामने है कि किसी संख्या में उसका 30% जोड़ा जाता है तो 1690 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करे। कभी भी नंबर को पूरा नहीं पढ़ना है, दिमाग को शांत रखना है, अपने को नंबर दिखना चाहिए। मेरे को 169 × 10 दिख रहा है, जो किसका है? 16 का, 13 का क्यू है। ठीक। तो मेरे को दे रखा था 30%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% में 3% जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 130%। 130% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 1690। तो मेरे से पूछा गया है संख्या। संख्या यानी कि
100% की वैल्यू। तो 13 का पहाड़ा अगर मैं 13 बार पढ़ लेता हूँ, 13 का पहाड़ा 13 बार पढ़ूंगा तो 169 आ जाएगा। अल्टीमेट मेरे को 100 को भी 13 से गुणा करना है। आपकी आंखों के सामने आपका आंसर आ जाएगा कितना, 130 आ जाएगा दोस्तों। तो मैं फटाफट आगे की स्लाइड पे जाऊंगा दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अनुपात, अनुपात से दोस्तों एक बात आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि भाई द्वितीय अनुपात, सॉरी, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, तीनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपकी आंखों के सामने मैंने चतुर्थानुपात का फॉर्मूला लिखा। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी गुणा सी आ जाएगा। बी गुणा सी बट्टे में आ जाएगा ये 18 से काटूंगा, आंसर आ जाएगा 28। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए फटाफट के चक्कर में तो माफ करना, आपको कंसेप्ट समझाना मेरा काम है। मैं स्पीड के चक्कर में हूँ, स्पीड में ही आपको एग्जाम में सवाल निपटाना है, ठीक। इसके अलावा अगर बहुत से दोस्तों को मध्यानुपात का फॉर्मूला आना चाहिए। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी आ जाएगा। तृतीय अनुपात जो होता है ना, थर्ड, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा सवाल मेरे को क्या दे रखा था, ये वाला टाइप आपकी एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार आ चुका है। क्या कि कोई भी तीन संख्या का रेशियो दिया होता है, बड़ी और छोटी का, या तो अंतर देगा, मेरी बात समझ, या तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर देगा, या तीनों का योग देगा, और एक देगा और दूसरा पूछने के लिए बोलेगा। यही हमारा टाइप रहेगा। पहली बात, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, तीन, तीन संख्याओं का अनुपात मेरे को दे रखा था 3, 11 और 4। ये रेशियो बोलूंगा इसको, अथवा अनुपात बोलूंगा हिंदी में। तीनों संख्याओं का योगफल मेरे को दे रखा था 5400। मैंने अपने हिसाब से लिया है, क्योंकि जो भी संख्या रहेगी कट जाती है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालिए। देखो, सबसे पहले मेरे को रेशियो दे रखा था 3:11:4 में बड़ी संख्या है ये, छोटी संख्या है ये, अंतर कितना है 8। यानी कि निकालना मेरे को 8 का वैल्यू है, दिया गया मेरे को 5400। क्या, जो 5400 है किसकी वैल्यू है, तो 54 मेरे को दे रखा था 11 प्लस 4 प्लस 3, दो तीनों को जोड़ दूंगा आ जाएगा 18। 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा तो मेरे को 54 आ जाएगा। ओवरऑल जो अंतर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इसके अलावा अनुपात से ज्यादा कोई सवाल आ नहीं रहा। एक सवाल मैंने आपको अनुपात वाले बता दिए, एक समानुपात वाला बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको काफी शांति से और अच्छे से समझ में आया होगा। समय कार्य से कैसे सवाल आते हैं, समय कार्य से सबसे पहला कंसेप्ट है, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम से इफिशियंसी निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद भतेरे सवाल पड़े हैं, जैसे पूछना चाहे एग्जामिनर पूछे, हम करके आएंगे एग्जाम हॉल में। पांचवा सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूं मैं, 2 सेकंड की टाइम लूंगा आपसे। सबसे पहले, राम एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, श्याम 35 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर जो है ना 3 दिन काम करे, फिर शेष काम राम को करने में कितना समय लगेगा। देख भाई, टाइम एंड वर्क में पहला कंसेप्ट है, कुछ भी पढ़ो सबके सब सवाल में एक बात कॉमन होगी। क्या भाई, कि सब में आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कभी भी आपको पता चले एग्जाम हॉल में टाइम एंड वर्क का सवाल है, चुपचाप क्या करने का, यहाँ पे 28 लिख देने का, यहाँ पे 35 लिख देने का। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 7 चौका 28 आएगा, 7 पचे 35, यानी कि ऊपर वाले जो भाई साहब है 28, 28 का मतलब क्या है, 7 है। 7, 28 के पास क्या क्या है, इफिशियंसी निकालने का ट्रिक। 28 के पास क्या क्या है, 28 के पास 7 है, 4 है, इसको चाहिए क्या, 5, जो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। 35 के पास 7 है, 5 है, क्या चाहिए, 4 चाहिए। हो गया दोस्त। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे, 9 इफिशियंसी का 27 काम करेंगे, ये टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 20 मेरे को दे रखा था, 20 नहीं 140 हो जाएगा। कितना मेरे को दे रखा था, 3 दिन तक काम करेंगे, 9 इफिशियंसी के 27 काम कर देंगे, 27 काम के बाद बचेगा कितना, 113 काम बचेगा। तो फिर शेष काम राम, राम भाई साहब कौन है, हमारे 5 इफिशियंसी वाले। तो 5 इफिशियंसी के साथ कितना टाइम लगेगा, तो 22.6 आ जाएगा। 22.6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद पाइप, पाइप से एक ही कंसेप्ट बताऊंगा कि नॉर्मल सी बात है, एक बड़ी सी नल टंकी होती है, टंकी में एक नल यहां से होता है, एक नल यहां से होगा, जहां से डालना हो वहां से डाल दो, सब के सब क्या है, नल है। और नल में से एक पाइप जो होता है वो भरता है सबसे पहले। ये जो 3 पाइप है ना, 3 पाइप बोलो, 4 पाइप बोलो, 2 पाइप बोलो, तो कुछ
जो होता है ना, टंकी को भरता है उनको अपने प्लस में लेते हैं, जो निकालता है उसको माइनस में लेते हैं। यही अपना बेसिक कंसेप्ट है नल और टंकी का, इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं है। सातवां सवाल आपकी आंखों के सामने मेरे को क्या दे रखा था, एक पाइप 18 मिनट में टंकी भर सकता है, एक दूसरा पाइप अगर 9 मिनट में टंकी भर सकता है, एक और तीसरा पाइप जो है ना 12 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। बस इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। ये जो दोनों भाई साहब है ना, ये भी भरने की बात कर रहा है। भैया कहाँ गया पहला, देखो ये भी भरने की बात कर रहा है, दूसरा भी भरने की बात कर रहा है, तीसरा भाई बोल रहा है मैं खाली करूंगा। ठीक, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। भरने के लिए पहली बात, जो भरने वाले लोग हैं ना, उनके पास पावर इफिशियंसी ज्यादा होना चाहिए। अगर सबसे पहले मेरे को दे रखा था क्या जगह 18, ये है 18, ये है 9, ये है 12, इन लोगों का मेरे को निकालना है एलसीएम। तो 6 का दूंगा, 6 तियां 18 मेरे को दे रखा था, 3 का पहाड़ा ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए 12। तो 12 का मतलब क्या है, 6 दूनी 12 होता है, यानी कि अल्टीमेट एलसीएम 36 आ जाएगा। 18 दूनी 18 दूना 36, 12 तियां 36, और 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा कि 36 आएगा, तो 9 का पहाड़ा मेरे को 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों भाई लोग जो है ना, ए और बी, ये लोग का काम क्या है, ये लोग का काम है भरना, यानी ये लोग काम प्लस में करेंगे। यानी ये प्लस 6, 6 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो 3 इफिशियंसी आएगी। 3 इफिशियंसी के साथ 36 काम करना होगा तो कितना मिनट लग जाएगा दोस्तों, 12 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी। मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना कैलकुलेशन? नो 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 भाई, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना भाई, स्पीड के चक्कर में हूँ और रात के इतने बज रहे, थका हारा हूँ, लगभग पीपीटी बनाने में 3-4 घंटे लग जाते तो दिमाग थक जाता है। बाकी मैं भी सीजीएल लेवल का लड़का हूँ। सीजीएल में मैथ में निपटाता हूँ यार, ये सब छोटे मोटे एग्जाम का तो मैथ क्या ही बोलूं आपको, लल्लू बराबर है मेरे लिए। ओके, छठा सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये वाला टाइप लगभग मुझे लगता है कि एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, आपकी एग्जाम में आने का फुल संभावना है। सवाल नंबर छठा क्या बताया गया है? सवाल छठा क्या बोलता है? सवाल छठा बोलता है कि किसी निश्चित कार्य को जो है ना, किसी निश्चित कार्य को जो है ना कि 10 दिनों में, ये 10 दिनों में जो है ना बी 12 दिनों में कर सकता है सी के सहयोग से। सबसे पहली बात, या तो किसी का नाम दिया होगा या तो सी दिया होगा, यानी कि 3 लोग होंगे, तीसरे का जो सपोर्ट होगा बाकी 2 लोग करेंगे। तो लिखने का यही तरीका होता है कि यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। ए प्लस बी मिलके सहयोग कर रहे हैं किसका, प्लस में कर देता हूँ सी का। तो पहला कितना दिन में, 10 दिन में, दूसरा कितना दिन में, 12 दिन में, और सी के सपोर्ट से ये लोग 5 दिन में कर देंगे। इफिशियंसी निकालने का तरीका, गुणनखंड निकाल दो, 5 दूना 10, 5 ऑलरेडी आ गया तो 2 तियां 2 छक 12 आ जाएगा, यानी कि मेरे को 30 आ जाएगा। अल्टीमेट टोटल काम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले 10 के पास क्या है, 5 2 है, 6 नहीं है तो 6 इफिशियंसी है। 12 जो है, 12 के पास क्या क्या है, तो 2 है, 6 है, लेकिन 5 नहीं है। 5 के पास क्या है, 5 के पास क्या है, तो 5 के पास 5 है, 12 नहीं है, तो 12 हो जाएगा। अब मेरे को बताया गया ये है कि ए और बी की टोटल इफिशियंसी आपकी आंखों के सामने, आप चाहो तो जोड़ सकते हो, कितनी हो जाएगी, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। ये दोनों भाई लोगों की इफिशियंसी 11 है, तो सी की इफिशियंसी एक प्लस करूंगा तभी तो जाके 12 होगा ना यार। सबसे पहले मैं क्या बोला, ए प्लस बी की इफिशियंसी 11 है तो सी की इफिशियंसी ऑलरेडी 1 हो जाएगी। तो 60 जितना काम है, 60 जितना काम एक इफिशियंसी के साथ हमारा भाई सी करेगा, तो 60 दिन के अंदर काम खत्म करेगा। ठीक दोस्तों, तो यही रहा मेरा कंसेप्ट सवाल। सबसे पहली बात, पूरी की पूरी पीपीटी जो है आपको कहाँ मिलेगी दोस्त, पूरी की पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, अच्छे से जाइए और सॉल्व कीजिए। कहाँ चला गया मैं, टाइम, कार्य हो गया। ठीक, सबसे पहले औसत, औसत से सवाल क्या था, औसत से सवाल बताऊंगा उससे पहले कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ प्लीज यार दोस्त, तोती की तरह गोख लो, एग्जाम हॉल में आएगा, एकदम आएगा क्या औसत। औसत से सवाल क्या है, औसत से सवाल क्या आएगा, प्रथम दिया होगा, इसको काट देता हूँ। ठीक, फॉर्मूला क्या है कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत बताओ। जब प्रथम एन सम संख्याओं का औसत आएगा तो आंसर आ जाएगा n+1। अगर मान लेते हैं एग्जाम हॉल में विषम पूछ लिया, एग्जाम हॉल में विषम पूछ लिया, तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग मान लेते हैं कि 120 दिया होगा, 140 दिया होगा, 117 ही क्यों ना दिया है, मान लेते हैं 117। ठीक, तो मेरे को दे रखा था 117 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 117। अगर वही पूछे 117 सम संख्याओं का आंसर कितना हो जाएगा, तो 117 में 1 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 118। ठीक, ये हो जाते हैं बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होंगे, सम संख्या और विषम संख्या। अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या आपको पता होनी चाहिए दोस्त। प्राकृतिक संख्या होती है ना, तो मेरे को क्या दे रखा था कि प्रथम एन मेरे को दे रखा था। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरे को दे रखा था। योग की बात कर रहा हूं, मेरी बात दिमाग में रखना कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। एन आता है n+1/2 होता है। जब औसत निकालना होता है तो ये जो भाई साहब है ना एन, उनको हमको काट देना पड़ता है। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा n+1/2। अगर यही मेरे को दे रखा था प्राकृतिक जो है ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालना होगा, तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या हो जाता है? तो n+1 होगा। 2n+1 हो जाएगा, सॉरी 2n, सॉरी मेरी भाई, n+1 2n+6 मेरे को दे रखा था। शायद गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? n+1 आएगा, 2n+1/6 आएगा, शायद ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ये फॉर्मूला जो होगा ना वर्ग वाला, प्लीज भाई देख लेना, मेरे को उतना क्लियर याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी पढ़े हुए मेरे को टाइम हो गया। आप लोगों के पढ़ाने के चक्कर में मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा अपना खुद का, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राकृतिक। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आएगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का घन तो एकदम आसानी तरीके से बता दूंगा, क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। एन, माफ करो दोस्तों, इसको काट देता हूँ, ठीक। मेरे को क्या बताना है? मेरे को बताना है घन बताना है। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का घन आता है n+1। इधर भी n लिख दूंगा, इधर 2 लिख दूंगा, सबका पावर 2 कर दूंगा, और बट्टे में 2 लिख दूंगा, सॉरी n लिख दूंगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? n+1, n मेरे को दे रखा था n+1 आएगा, n+1/2, ये सबका होल स्क्वायर करके n से भागा दूंगा, तो प्रथम n घन संख्याओं का वर्ग आ जाएगा। हो सकता है ये सीजीएल लेवल का सवाल है, लेकिन हो सकता है कहीं आरपीएफ में आ जाए, तो आप लोग को देख लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए ऐसा, ठीक। अब आ जाता है 9वां सवाल। 9वां सवाल आपकी आंखों के सामने क्या बोलता है कि 30 छात्रों की एक संख्या का औसत 3 बढ़ जाता है। चलो ठीक है। जब 56 नंबर वाले के स्थान पर कोई नया आ जाता है तो नया नंबर बताओ। एकदम आसान सा है। 30 लोग हैं, 30 लोगों का अगर 3 नंबर बढ़ जाता है तो टोटल बढ़ता कितना है? बढ़ता तो 90 है भैया। यानी कि जो 56 नंबर वाला आदमी अगर बाहर जाएगा, तो उसके जगह पे जो भी व्यक्ति है वो 90 प्लस एक्स्ट्रा लेके आएगा, 90 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी जाके 146 होगा, जो आपका आंसर पूछा गया है। नया अंक, नया अंक बताइए, तो नया अंक आपका कितना हो जाएगा? आपका नया अंक आ जाएगा 186। ठीक दोस्तों, इसके अलावा मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। आपका टाइम बर्बाद तो नहीं करना मेरा मकसद है भाई। क्यों धोखा दे रहा है? औसत, औसत से जो सवाल है आपकी आंखों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, उससे पहले मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ पे बताया गया है कि 20 मेरे को दे रखा था। हो जाए यार, 2 मिनट रुक जाओ भाई लोग, ये पता नहीं कभी कभी उल्टा फुल्टा हो जाता है ना मेरा, मैं भी यूज करना नहीं आ पा रहा है मुझे यार। चलो ऐसे ही समझा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। 2 मिनट भाई भाई, हालत खराब क्यों कर रहा है मेरा यार, इज्जत डुबा रहा है भाई। ऐसे ही समझा देता हूँ, थोड़ा पतला दिखेगा लेकिन आपको समझा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे क्या दे रखा था कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, 7 संख्याओं का औसत 10 है, 3 संख्याओं का औसत 5 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। एक दोस्त ने कमेंट किया था उस दिन, मेरे को दिमाग में याद है कि भैया 30 कैसे आया। अभी मैं आपको बताता हूँ 30 कैसे आया। देख, सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 20 संख्या है, तो 20 संख्या जो है ना, 20 20 संख्याओं का औसत 40 है, 20 संख्याओं का औसत है, और 7 संख्याओं का औसत 10 मेरे को दे रखा था, 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या 30 है, जिससे मेरे को भागा देना है। अगर मेरे को अल्टीमेट बेसिक से करूं, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 800 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 70 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 885 आ जाएगा। 885 को जैसे मैं 30 से भागा दूंगा, आपका औसत आ जाएगा। औसत कितना आएगा? देख, सबसे मेरी बात दिमाग में रखो। मैंने पता है क्या किया, ये भाई साहब को दिमाग से 900 कर दिया, 900 माइनस 15 किया। कभी भी 30 का भागा मैं 900 में करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में से माइनस क्या करना है? 15/30, यानी कि 0.5 माइनस कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 29.5।
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। इस टाइप के सवाल लगभग 1 से 2 एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। इसके अलावा एक सवाल ऐसा है औसत का जो बहुत बार पूछ रहा है। भाई ठीक हो जाना यार, क्यों बिगाड़ रहा है मेरा इज्जत। दोस्तों, 11वां, कि पांच संख्याओं का योग दिया होगा, पहली दो संख्याओं का औसत दिया होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, ये योग दिया गया है, योग दिया गया है, ये औसत दिया गया है, और ये खड़ी के खड़ी संख्या दी गई है तीसरी। अंतिम दो संख्याओं का औसत पूछेगा, बहुत बार समझा रखा है यार। 655 माइनस दो संख्याओं का औसत के लिए 2 से गुणा करूंगा तो 50 गुणा 100 हो जाएगा। जो बची संख्या तीसरी है कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। यानी कि मेरे को दे रखा था 55 में से 44 घटाऊंगा 11 आएगा, 600 में से 200 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 411 को जैसे मैंने 2 से काटा, आंसर कितना आ जाएगा? 205.5 आ जाएगा। तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोग को। स्लाइड ऊपर करके मैं आपको आगे के सवाल समझाऊंगा। देखो भाई, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से 6 सवाल हैं। भाई डीप में नहीं जाऊंगा, कैलकुलेशन आप करना, मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक भाई। सबसे पहले, ये क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा भाई? इसमें चार्जिंग का तो प्रॉब्लम नहीं रहता ना भाई, मुझे पता भी नहीं। चलो सबसे पहले अपना क्या आएगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या जाएगा? यदि कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्षों में रुपया हो जाती है। मेरी बात समझो, कि साधारण ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। सीधा फॉर्मूला है क्या? कि 2800 जो वैल्यू है ये मिश्र धन है। मिश्र धन कितना हो जाता है? 180%। 180% की वैल्यू दिया है, मेरे से पूछा गया है साधारण ब्याज यानी कि 80%। काटम कुटिव का आपको करना पड़ेगा, मैं भी कर सकता हूं, टाइम की कमी है। 13वां सवाल, 12% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होता है? मूलधन जो होते हैं ना भाई, मूलधन अपने आप में मूलधन अपने आप में कभी भी 100 होता है। मूलधन अपने आप में कभी भी 100 होता है। यहाँ पे क्या दिया है? 12% वार्षिक, सॉरी 12% वार्षिक दर। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो 12% है ये वार्षिक दर है। पूछा गया है अर्धवार्षिक। 2 से भागा दूंगा, 6% आ जाएगा। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि भैया जब आधा करेंगे ना तो 2 साल का ब्याज लेगा। भाई 2 साल बोलना अपने आप में मूर्खता है, उसको 2 बार बोला जाता है। क्या 2 बार? 6% का ब्याज 2 बार देना पड़ेगा, 6 6 महीने पे देना पड़ेगा। उसको 2 साल क्यों बोलते हो यार? 2 बार बोलो। अपने आदित्य रंजन सर है ना, उन्होंने बोला था कि 2 बार बोलना चाहिए। बहुत से लोग गलत गलत बोल के मैथ का रेपुटेशन खराब करते हैं। रेपुटेशन समझ में आता है? हम भी बिहारी हैं तो हमारा अंग्रेजी बड़ा खतरनाक है। और क्या बोलूं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 10 आएगा, 6% आएगा। 6% के हिसाब से 2 बार का निकालूंगा, एकदम आसान सा आ जाएगा। जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसको मैं हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलूंगा, क्या आ जाएगा? 12.36 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर था, पूछा गया है 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो मूलधन अगर 100% है तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज 12.36% हो जाएगा। किस्त वाला सवाल मेरे को समझाना जरूरी है। किस्त वाला सवाल समझाना मेरे को जरूरी है। किस्त वाला सवाल क्या है? कि रुपया 840 की राशि पर 10% यानी कि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली जाती है और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। भाई किस्त वाला सवाल आने की पूरी संभावना है, तो प्लीज किस्त वाले सवाल पढ़ ले। ना पढ़ा हो तो मैं आपको चंद समय के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चंद मिनटों के अंदर। सबसे पहले किस्त। किस्त कितने परसेंट पे है? 10% पे है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? कि +1/10, यानी कि 10 के समान को 11, 10 के समान पे 11 का ब्याज। कितनी बार है? तो 2 समान मेरे को दे रखा था, यानी कि 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करूंगा 121। यहाँ पे पूछा गया है जो किस्त है समान है, यानी कि इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत से दोस्त बोलेंगे भैया आपने जो रेशियो लिया वो है किसका रेशियो?
तो 2 मिनट टाइम दो। ये सीधा का सीधा प्रिंसिपल का मतलब समझ में आता है ना। ये अपना प्रिंसिपल का पी आता है ना दोस्त। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक। प्रिंसिपल और अमाउंट जो होता है ना, मूलधन और मिश्रधन, ये जो है मिश्रधन है। सॉरी, ये जो है आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। समझ में आ गया। अल्टीमेट जो होगा, यहाँ पे मेरे को 100 आ जाएगा, 100 का 200 आ जाएगा, 210 मेरे को दे रखा था। 210 रेशियो मेरे को क्या दे रखा था, 242। मेरे को क्या दिया गया है कि रुपया जो है ना, मेरे को राशि दी गई है। राशि का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। कि, कितना गुना हो जाएगी, 840 जो है 210 का 4 गुना हो जाएगा। प्रत्येक किस्त जो है ना, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त 121, यानी कि इसका गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 484। किस्त वाला सवाल था, मेरे को समझाना जरूरी था। अर्धवार्षिक वाला था, मेरे को समझाना जरूरी था। बाकी तो आप ऑलरेडी समझदार हैं भाई लोग। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक किया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। ये रहा साधारण ब्याज के जो लल्लू लल्लू से सवाल थे ना, जो आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा। आपको सारे सवाल आने चाहिए, ठीक। ओके। सबसे पहला सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या दे रखा था मेरे को, मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को क्या दे रखा था कि 8,000 का 12% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यानी कि एकदम आसान सा है, आपको आना चाहिए। 80 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 100 से मैंने काट दिया। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 36। इसका गुणा कर दो, आपकी आंखों के सामने आपका आंसर आ गया होगा, ठीक। 16 सवाल। यहाँ पे मेरे को यानी कि 20% वार्षिक दर से तीन तीन 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया था। मेरे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैं डाटा लिया भी नहीं है। तो मूलधन निकालना था। अल्टीमेट मेरे को क्या बताया गया है कि 20% वार्षिक दर से 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज इसको मैं बोलता हूं एसआई। अगर 3 साल की बात करूं, 3 साल का 60% के हिसाब से अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर वही बात करूं तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3a मेरे को दे रखा था, 3a का स्क्वायर आ जाएगा, a क्यू आ जाएगा। कितने का निकालूंगा, 80 का निकालूंगा, 20 का निकालूंगा। 20 का क्यू का मतलब क्या जाएगा, 20 का क्यू क्या होता है दोस्त। भाई मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हम 20% का है और मेरे को सीधा पता है तो क्यों इतना मच मच कर रहा हूँ। 69 होगा यार। 69 होगा, कैसे पता है आपको, देखो। सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3a वाला फॉर्मूला आ जाएगा। 3a का क्यू हो जाएगा, ए क्यू। ये 2 साल का है कि 3 साल का है, 3 साल वाला है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा थक चुका हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तो दिमाग मेरा खुल जाएगा। ठीक भाई। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अपने आप में चैलेंजिंग फैक्टर रहता है, पर आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। 3a डॉट के अंदर आप निकाल सकते हो। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ए का क्यू। बी का जब मैं स्क्वायर, बी का जैसे मैं क्यू करूंगा तो मेरे को पता है बी का क्यू कितना आ जाएगा। बी का 3 साल का, बी का 3 बार का सक्सेसिव निकालना है। बी 20% का 3 साल का सक्सेसिव निकालना है तो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी। ए का क्यू मेरे को दे रखा था 800 आ जाएगा। 80 हाथ में आ जाएगा, 400 का मेरे को दे रखा था, 400 का 1200 आ जाएगा। यानी कि 8 हो जाएगा पॉइंट के बाद। 12 हाथ से ना आएगा, यानी कि 72 पॉइंट हो जाएगा। यानी 72.8 आपका आंसर आएगा। कितना, 72.8। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करने के ऊपर विश्वास करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो CI 3 होता है 20% का 72.8 होता है। फॉर्मूला मैं आपको वापस बता देता हूँ कि 3a आ जाएगा, 3a का स्क्वायर आ जाएगा, 2 दशमलव स्थान, और 2 दशमलव स्थान पर ए का क्यू आएगा। ए का सीधा मतलब क्या है, 20%, ठीक। तो मेरे को देखा था 72.8%, और 60% का जब आप अंतर निकालोगे तो 12.8% की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दिया था, जो मैं मान लेता हूं XYZ है। तो आपको निकालना मूलधन है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालना है। समझ में आया। कुछ करना नहीं है, इसको दशमलव को हटाओगे, पीछे जीरो लगाओगे, ये भाई को काट के 1% लगाओगे, और जो भी वैल्यू आती है उसमें आप 2 जीरो ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अंतर वाले सवाल आने की संभावना है।
17वां सवाल आपकी आंखों के सामने है। क्या बताया गया इसमें? 17वां सवाल कि 625 रुपए की राशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों में रुपया हो जाएगी? एकदम आसान सा है, रेशियो निकालना आना चाहिए। 625 मेरे को दे रखा था, 625 का समान अगर 676 हो गया कितने सालों में? 2 वर्षों में। इसका 1/2 लूंगा ना, ये किसका है? ये मेरे को दे रखा था ए से अमाउंट, अमाउंट और प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि 625 आ जाएगा। 625 मेरे को दे, यानी कि 625 का सामान 676 हो गया। सीधा सीधा आपको दिमाग में दिख रहा होगा कि ये क्या है, 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर है। तो 25 का सामान आएगा 26 में बिका, 25 का सामान 26 में बिका। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 1/24 का आपको क्या हो जाएगा? ब्याज मिलेगा। 1/24 का ब्याज मिलेगा, सॉरी बिका नहीं भैया, 24 25 के 25 रुपए के सामान में आपको 26 रुपए का मिश्र धन मिलता है, यानी 1 रुपए का ब्याज मिला। 1/25 का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि 4% जो है ना, 4% ब्याज दर है, 4% ब्याज दर है। ठीक दोस्तों, दोस्तों मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल थोड़े ज्यादा हैं तो आप माफ करिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो, काफी शांति से मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक, लाभ हानि का मैंने बताया आपको? ना ना, साधारण ब्याज बताया ना, साधारण ब्याज बताया, लाभ हानि बाकी है। ठीक, लाभ हानि से सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। लाभ और हानि, लाभ हानि से क्या है? लाभ हानि भाई, फिर मिस्टेक कर गया मैं। हाँ चलो ठीक है, आ गया। लाभ हानि, लाभ हानि क्या जाएगा? एक वस्तु को रिया ने प्रेम को 20% प्रॉफिट पर बेचा, कुछ दिनों बाद आएगा प्रेम भाई जो हैं रिया को 20% हानि पर वापस कर देते हैं, तो रिया को हुआ लाभ प्रतिशत बताओ। भाई ये सवाल बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो रिया है, रिया नाम की जो लड़की है 2 बार प्रॉफिट कमा रही है। आपको ध्यान देना है, रिया सबसे पहले माना 100 रुपए का सामान है, प्रेम हमारा मूर्ख आदमी है, पता नहीं कैसे 2 बार नुकसान सह लिया। रिया जो है, रिया ने 100 रुपए का सामान हमारे प्रेम भाई को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 120 में बेचा। बेसिक फॉर्मूला। ठीक, प्रेम ऐसा नमूना है कि 100 रुपए का जो सामान है, यानी कि कोई भी सामान अपने आप में 100 रुपए का होता है ना, तो 100 रुपए के सामान में 20% का नुकसान वापस झेलता है। 20% का नुकसान का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है? 100 के सामान में 20% का नुकसान हो जाए, यानी कि 80 हो गया ना भाई। मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना यार? गड़बड़ कर दिया ना, सामान तो 120 का हो गया ना, 100 का कैसे कैसे होगा? माफ करो दोस्त, थोड़ा सा मैं अपना गलती सुधार लेता हूँ। मेरे दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। ठीक, सबसे पहली बात तो मेरे को दे रखा था जो प्रेम है ना, उसको 2 प्रॉफिट होगा। मैं प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से समझा देता हूँ ना यार, इसके मच मच के चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ मैं? बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सीधा 96 आ जाएगा, 96 का सामान 120 में जाएगा ना, तो 24 का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले मैं परसेंटेज के हिसाब से समझा देता हूँ। परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 20 का जो प्रॉफिट होता है ना, 20 का सामान यानी कि प्लस माइनस 1 बट्टा कितना हो जाता है? 5 आ जाएगा। तो 5 के सामान को मैंने 6 में बेचा। 5 रुपए के सामान जो है ना, 5 रुपए के सामान को रिया ने प्रेम को 6 में बेचा, और 6 रुपए के सामान पर, 6 रुपए के सामान पर 20% का नुकसान यानी कि 5 हो जाएगा। अब यार मैं गड़बड़ हो गया यार, मैं समझ नहीं पा रहा यार। दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहूंगा इस सवाल के लिए। देखो सबसे पहले बात, यहाँ पे एक नाम है रिया, दूसरी है हमारी पी से प्रेम। सबसे पहले 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचा गया। 120 रुपए का जो सामान है ना, 120 रुपए का सामान में अगर 20% का नुकसान हो जाएगा, यानी कि सामान कितने में बिकेगा? 20% का नुकसान हो जाएगा का मतलब ये 6 का सामान है तो 5 का सामान। भाई माफ करो, ये वाला सवाल मैं बाद में आपको करा दूंगा, इससे पहले मैंने करा दिया था, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग अभी काम कर नहीं पा रहा है। पहली बात, 18वें सवाल के लिए माफी चाहूंगा। 19वां सवाल फटाफट आपको बता देता हूँ, जो बेईमान दुकानदार वाला है। एक व्यक्ति अपने सामान को 12% कम में बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन वजन करते समय जो है ना 44% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक, तो मेरे को क्या दे रखा था? बेईमान दुकानदार क्या बोलता है? सीपी का सामान होता है, एसपी में बेचता है। यानी क्या बोलता है? जो 100 रुपए का सामान है ना,
₹100 का सामान होता है और लोगों को ऐसा बोलता है कि मैं 22% कम वजन का दावा करता है। दावा करता है का मतलब क्या है कि 100 के सामान को 78 में बेचता है। और यहाँ पे क्या दिया है, लेकिन वजन कभी भी बेईमान दुकानदार वाला इतना फेमस क्यों है, क्योंकि कभी भी रेशियो आपको सीधा लेना पड़ता है। लेकिन जब बेईमान दुकानदार वाला बेईमानी करेगा ना, तो रेशियो आपको उल्टा लेना है। तो 100 का जो सामान होगा ना दोस्त, उसमें 44% का वो छेड़छानी करता है, यानी कि 56% में वो बेचता है। 100 से 100 कट जाएगा, 56 के सामान में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 56 के सामान में आपको नहीं भाई, बेईमान दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 56 के सामान में 22 का, उसको क्या जाएगा, 56 के सामान में 22 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज को मैं 100 कर दूंगा, ये जो है उसका लाभ परसेंट आ जाएगा। इतना लाभ आपको निकालना आना चाहिए। ऊपर 1100 बचेगा, नीचे 28 बचेगा, भागा देंगे, आंसर निकल जाएगा। एकदम बेसिक सा सवाल है कि ₹800 के सामान को ₹600 में बेचा जाता है, तो लाभ और हानि बताइए। 110% हानि होगा। कितने का हानि होगा? हानि हो जाएगा 200 का। कितने के ऊपर? 800 से। काट दूंगा, 1/4 आएगा। 1/4 का फ्रैक्शन सबको पता है भैया, बेसिक है, 25%। 18वां सवाल एक बार वापस ट्राई करने की मेरी इच्छा है, तो मैं आपको वापस ट्राई करके बताऊंगा। 18वां सवाल मेरे को दे रखा था कि 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो ठीक, कोई भी वस्तु 100%, कोई भी वस्तु 100% होती है। 100% के सामान को मैंने 120 में बेचा। ठीक, अब क्या करूंगा? अब मेरे को दे रखा था 20% हानि पर वापस कर दिया जाता है। तो 100 के सामान में 20% हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा ना। इसको 25% का प्रॉफिट कैसे हुआ फिर? आंसर इतना मालूम है कि 25% है, मैंने आपको पहले समझाया भी है। ये सवाल मेरे को पिछली बार भी गजबज कर रहा था कि भैया क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने पीपीटी में डाल के आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक, एक बात बोलता हूँ, मेरी बात समझ। माना ₹100 का सामान है, तो ₹100 के सामान को 120 हो गया। अब मैंने क्या किया, ₹120 का जो सामान है ना, ना 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 भाई भाई, ₹120 के सामान में अगर 20% का हानि हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -1/5। यानी कि ये 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सबसे पहले मैं काटूंगा तो 24 आ जाएगा। 24 चौका 96 आ जाएगा। अब समझा, समझ गया भाई, समझ गया। अब समझा भाई। ठीक, मेरी बात समझो। 100 के सामान में 20% का प्रॉफिट, यानी 120 हो जाएगा। ₹120 के सामान में 20% का नुकसान, यानी कि 96 आ जाएगा। जब इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, ये समझने जैसी है। तो समझने जैसा क्या है, तो 100 का सामान है, 96 आ जाएगा। ये वाला जीरो में काट दूंगा, ये वाला जीरो काट दूंगा। तो 96 के सामान में 144 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यार दोस्तों, पता नहीं ये मेरा दिमाग कहाँ नरभसा गया। इस सवाल के लिए मैं माफी चाहूंगा, पहली बात। 18वें सवाल के लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको अगर ये सवाल आता है तो आप कर लीजिए। मेरे को लग रहा है आंसर 25% होगा। मैं अभी आपको समझाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मेरा दिमाग बड़ा थका हारा है। नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा। ठीक, इसके अलावा मैं आपको डिस्काउंट के फटाफट बता दूंगा। डिस्काउंट तो एकदम बच्चू जैसा सवाल है। 21वां सवाल आपकी आंखों के सामने मैंने क्या दिया है कि एकल छूट निकालना आना चाहिए। एकल छूट का सीधा मतलब है कि 12+5। मेरे को किसका निकालना है? मेरे को निकालना था 12 का, 5 का, 10 का, 12 का, 8 का, 15 का। तो ठीक, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये। फिर मेरे को क्या आएगा, 12×5 = 60 आ जाएगा। 60 बच्चा 100 कर दूंगा। अल्टीमेट इसको माइनस करना है भैया। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था दूसरा सवाल, क्या दे रखा था? दूसरा सवाल मेरे को दे रखा था 10+12 माइनस मेरे को दे रखा था 120/100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं निकालना चाहूं, तो मेरे को दे रखा था 0.6 का, मतलब एक घटा के 0.4 कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 17। 17 में से एक घटाऊंगा तो 16 पॉइंट ऐसा कुछ परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, 10 और 12, 10 और 12 का मेरे को देखा जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 22। 22 में से जैसे मैंने 2 घटाया तो बचेगा कितना, 20। तो 20.8% की छूट मिलेगी। यहाँ पे मेरे को निकालना है 8 का
और 15 का, 8 15 कितना हो जाता है, 8 और 15 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23 हो जाएगा। 23 के समान में 120 मेरे को दे रखा था, 120 का सीधा सीधा तात्पर्य है कि इधर भी मेरे को दो घटाना पड़ेगा, यानी 21.8 का डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा मकसद सिर्फ 21वें सवाल में आपको क्या है, डिस्काउंट जो होता है जिसको हम छूट बोलते हैं, एकल छूट निकालना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो प्लीज सीख लीजिए, वीडियो को रिपीट देख के, ठीक। ये वाला मैं आज सवाल पूरा नहीं कराऊंगा, ओनली फॉर बेसिक बताऊंगा कि मेरे को दे रखा था 5,050 रुपए 20% की छूट, या 15% और 5% की क्रमिक छूट का अंतर बताना है। एक भाई है 20%, दूसरा भाई कितना है 15। तो मैंने क्या किया, 15 + 5 यानी कि 20, 20 में से माइनस किया 15.75 मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, यानी एक है 20%, एक है 19.25%। ये दोनों का अंतर जैसे मैंने लिया तो क्या जाएगा, 0.75। तो 0.75% की वैल्यू मेरे से पूछी गई है, किसके हिसाब से, तो 5,005 के हिसाब से। ये दो दशमलव और इधर ये 2.2% को काटूंगा तो नीचे आ जाएगा कितना, 4 बार 0। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 25 से काटूंगा तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, इसको काटूंगा नीचे 4 लिख दूंगा। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 5 तिया 15, 5 तिया 15, नीचे आ जाएगा 40। भाई प्लीज 4 का भागा दे सकते हो आप तो भागा दे देना। 23वां, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, सबसे पहली बार डिस्काउंट से ये सवाल समझाना आपको जरूरी है, और नहीं भी है बाकी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, क्या फॉर्मूला। 23वां सवाल आपकी आंखों के सामने क्या बोलता है, 23वां सवाल आपकी आंखों के सामने बोलता है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य का मतलब अंकित जो होता है ना, अंकित अंकित मूल्य जो होता है ना, अंकित मूल्य को मुद्रित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य को मार्कअप जो होता है ना, अंकित मूल्य जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य और एमपी यानी कि मार्क परसेंट, मार्क 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 प्राइस बोलता हूं, मार्क प्राइस, ठीक। तो एक वस्तु का मुद्रित मूल्य दिया है, पुस्तक का विक्रय इस प्रकार 10% की छूट से दिया जाता है, तभी भी अगर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का खरीद मूल्य यानी कि सीपी। कभी भी सवाल में आपको एमपी और सीपी देवे, सीधा फॉर्मूला लगाने का, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, सीपी यानी कि पता नहीं, ठीक। अब सबसे पहले एम यानी कि मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कभी भी क्या हो जाता है, तो डिस्काउंट हो जाता है। तीसरी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे 100 का क्या हो जाता है, तो पी का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक। अब निकालना क्या है, मार्कअप परसेंटेज, मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस मेरे को दे रखा था, परसेंटेज के हिसाब से मेरे को कितना दे रखा था, 120 दे रखा था, 120 आ जाएगा। 120 के समान मेरे को दे रखा था 3800, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 90 का मिलेगा। चाहो तो आप यहां से एकदम शांति से गुणा कर सकते हो। मैंने सब मेरे मैंने परसेंटेज काफी बढ़िया तरीके से बताया। बेसिक फॉर्मूला यही है कि मार्कअप में आपको पता होना चाहिए कि सीपी के सामने डिस्काउंट, सीपी के सामने सॉरी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के सामने प्रॉफिट आएगा, मार्क प्राइस के सामने डिस्काउंट आएगा। तो सीपी जो वैल्यू, माफ करो थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ पे जो है ना मार्कअप परसेंटेज दिया था, सीपी निकालना था। थोड़ा सा मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन क्या ही बोलूं यार, मिस्टेक हो जा रही है आज। भाई चल भाई बोले, हट जाओ सब पे सब। मेरी युवा, ओ, सबसे पहले दोस्तों मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन मेरे को निकालना तो सीपी है ना, ठीक। निकालना क्या है, मेरे को निकालना, मेरे को सीपी है। तो गलती मैंने अपनी समझ ली, और गलती 5 सेकंड के अंदर सुधारूंगा। सीपी की वैल्यू क्या है कि सीपी के सामने जो प्रॉफिट है कितना, 120, वो आ जाएगा नीचे। इसके सामने मार्कअप प्राइस मेरे को कितना दे रखा था, 3800 दे रखा था, 3800 दे रखा था। इसके अलावा मेरे को डिस्काउंट कितने का दिया है, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 का। अब मेरा फर्ज बनता है इसको काट के आपको समझाना। 90 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 90 30 के पहाड़े में आएगा, और 120 4 के पहाड़े में आएगा। 4 को काटूंगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, 25 का गुणा करना है मेरे को किसके अंदर, 38 के, 38 के अंदर करूंगा पहले 3 का। तो 3 सत्ते 24 का 4, हाथ से लोगो 2, 9 और 1 11 मेरे को दे रखा था। थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो भाई देख लेना। 40 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 6 घटा दूंगा, चलो ठीक है।
25 चौके 100, हार्सिन लगो 10 आएगा, 25 का 35 मेरे को दे रखा था, हार्सिन लगो 3 आ जाएगा, मेरे को दे रखा था 28। ठीक, तो 28 मेरे को दे रखा था, इसको 28 समझो यार, क्या है, 28 मेरे को दे रखा था, 2850 आ जाएगा, क्या, 2850। समझ में आ गया दोस्तों, डिस्काउंट से 3 सवाल मैंने आपको काफी रॉकेट की तरह तो नहीं बोलूंगा, शांति से मैंने समझाया। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, प्लीज यार, समय दूरी चाल वाले सवाल आपको आने चाहिए। रेलवे की परीक्षा कर रहे हो और ट्रेन से सवाल गलत करोगे तो भाई ना इंसाफी है ना रेलवे वालों के साथ। ठीक, रेलवे वाले बोलते हैं कि कुछ भी करो लेकिन रेलवे वाली एग्जाम के रेलवे वाला सवाल गलत ना करो। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ। सबसे पहले फॉर्मूला हो जाता है 1/20 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था सापेक्ष गति, मेरे को दे रखा था सापेक्ष गति 12 सेकंड में, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि जो आपकी सापेक्ष गति है 10 मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में ले जाऊंगा तो इसको मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो भी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर है। और ये दोनों दो गतियां हैं विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा का मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की गति अगर x है तो दूसरी गति 8.5 है। आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है, क्या, 27.5 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 27.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि काफी बढ़िया तरीके से ट्रेन का सवाल आपको आ गया। 25वां सवाल, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है ना, एक लंबी रेलगाड़ी जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को जो है ना, व्यक्ति मेरे को देखने कि व्यक्ति को 42 सेकंड में पार करती है। 500 मीटर लंबी यानी कि दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी। सबसे पहले दो सवाल दे रखा था, दो सवाल का मतलब ये वाला सवाल में पहले इतना सॉल्व करूंगा। क्या दे रखा था, 280 मीटर। ठीक, मेरे को क्या दे रखा था कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्पीड आएगा, मैंने माना पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर समान दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं तो 5 घटाऊंगा, टाइम कितना दे रखा था, 42 सेकेंड। दूसरा सवाल क्या रहेगा कि 500 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में, यानी कि टोटल मेरे को दे रखा था 780, मेरे को दे रखा था 780 आ जाएगा विपरीत दिशा में। भाई ये सवाल कैसे करूंगा मैं, सापेक्ष गति पहले निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो सापेक्ष गति निकाल तो खरी, सापेक्ष गति निकालना था भाई, मैं पता नहीं कहाँ पे दिमाग रख के काम कर रहा हूँ। सापेक्ष गति निकालना थोड़ा, दोस्तों मैं वीडियो बंद कर दूं क्या यहाँ पे, थक गया हूँ यार, दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो। जो दोस्त पढ़ने वाले हैं उनका दिल से स्वागत है। ठीक, सबसे पहले मेरे को दे रखा था 200 मीटर दे रखा था, ये भी सेकंड दे रखा था। इनको काटूंगा 14 से, 14 से काटूंगा तो यहाँ पे 14 तिया 42 आ जाएगा, 14 दूना 28 आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। मेरे को क्या दे रखा था कि 20/3 जो है मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर यानी कि 18/5 में मेरे को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4 आएगा, इसको गुणा करूंगा 6 आ जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर में 4 5 जोड़ दूंगा तो जो एक्स है ना, कितना आ जाएगा, 29 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 29 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर, मेरी पहली ट्रेन की स्पीड आएगी। ये फॉर्मूला मैंने किस लिए किया है, ये फॉर्मूला पहली ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए किया है। और दोनों ट्रेनों की जो दूरी है मैंने जोड़ दिया है, और जो दूसरी ट्रेन है विपरीत दिशा में आएगी, यानी कि 29 किलोमीटर पर आवर, 43 किलोमीटर पर आवर, दोनों को जोड़ देता हूं तो हो जाएगा कितना, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करूंगा। 18 का पारा यहाँ पे 4 बार पढ़ूंगा, 20 को काटूंगा, एक जीरो कटेगा, 39 सेकेंड के अंदर जो है ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगी, काफी शांति से। और सही में मेरे भाई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, ये सवाल तो मैंने काफी शांति से किया है। भाई कहाँ चला गया मैं, समय दूरी का बता दिया, बता दिया। ये बताना बाकी है, 26वां सवाल। अभी मुझे लग रहा है 10 सवाल बाकी है, 15 सवाल मैंने बता दिया, पता नहीं कितना टाइम आपका
ले लिया हूं मैं। एक कार मेरे को दे रखा था 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 घंटे में चलती है, तो कितना हो गया? 48 की चाल से 10 चला तो मेरे को जैसा 480 किलोमीटर चली है, दूरी तय करती है। 4 घंटे में तय करती है, तो कार की गति कितनी बढ़ानी चाहिए? ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी है, आपको 4 घंटे में जाना है, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर की गति आपकी होनी चाहिए। पहले आपकी गति कितनी थी भाई? बैटरी 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 2 मिनट दोस्तों, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। मेरे को लग रहा है कि आपका समय मैंने काफी ले लिया है। ठीक। तो सबसे पहले मेरे को क्लियर दे रखा था, 26वां सवाल क्या दे रखा था? 26वें सवाल में मेरे को क्लियर कट बताया गया क्या, कि 480 मेरे को दे रखा था। 480/4 को मैंने भागा दिया, 120 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर मेरे को दे रखा था 48 किलोमीटर की स्पीड को अगर मैं कितना बढ़ाऊं, तो सवाल क्या है कि बढ़ानी चाहिए। अगर सिर्फ अगर ऑप्शन में किलोमीटर दिया है, तो कोई भी दोस्त बोल सकता है क्या, कि 72 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना चाहिए। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर आप बढ़ाओगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत में आए, तो कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए? तो इसमें करना कुछ नहीं है। 48 के समान में आपको 24 की बढ़ोतरी हो गई है, 24 की बढ़ोतरी हुई है। सॉरी सॉरी मेरे भाई, 48 के समान में 72 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 150% आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो सवाल क्या पूछता है वो आपको देखना है। सवाल अगर किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, आंसर 72 आएगा। परसेंटेज में पूछेगा, 150 आएगा। कोई शक नहीं है। ये वाला मिस्टेक हो गया मेरे साथ भाई। 72 किलोमीटर पर आवर सीधा का सीधा क्या आएगा? प्लस में है। ठीक। नौवा सवाल मैं आपको, 27वां सवाल मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि करा चुका हूं। सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा कि 9 घंटे में एक व्यक्ति आ जाएगा, 1/3 भाग आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से। शेष भाग जो है ना 35 की चाल से चलता है, तो कुल दूरी बताना है। मैंने माना जो कुल दूरी है ना 3x है। x दूरी जो है भाई 28 की स्पीड से गया, चलो ठीक है। 2x दूरी 35 की स्पीड में गया, ठीक है। दोनों दूरी को जाने में भाई को टाइम लग गया 9 घंटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू को 3 से गुणा कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज दोस्तों इतना मेरे लिए कर लो। मैं आज थक चुका हूं, कर दूंगा, करके दिखाऊं, कर देता हूं। ठीक है। ठीक। सबसे पहली बात, कि ये वाला जो सवाल है आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। उसके बाद एलसीएम ले लूंगा, किसका? 7 का। तो 7 गुणिया 4, 7 चौके 28, 7 पचे 35। ये 5 मेरे को यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 4 ये 8 आ जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था 13 आ जाएगा, बराबर मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो 9 गुणा 140 आ जाएगा। कैसे पता चला मेरे को? तो 4 4 पंचे 20, 20 सत्ते 104। अब यहाँ पे मेरे को करना है 13 से गुणा। प्लीज भाई 13 से गुणा मेरे से मत कराना, 13 से गुणा आप कर लो। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से लगभग 3 से 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा। 4 सवाल नहीं होगा, लगभग 5 सवाल होगा। 29वां सवाल, एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 4 थी। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप दिया गया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दोनों सवाल में इसीलिए मर्ज कर दिया हूं क्योंकि दोनों सवाल सेम है। सबसे पहले मैं एक षटभुज बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बढ़िया सा आपके सामने मैंने बना दिया, जिसको षटभुज बोलूंगा। षटभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको जो उसकी जो जितनी भी नोकें होती है ना, 6 नोकों को मिला देंगे ना, तो क्या बनेगा? ये जो 6 त्रिभुज बना है, 6 के 6 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का सीधा मतलब है कि षटभुज का क्षेत्रफल निकालना। 6 गुणा समबाहु जो है ना, 6 गुणा समबाहु का क्षेत्रफल आएगा, 6 गुणा समबाहु का क्षेत्रफल। यानी कि 6 गुणा समबाहु का फॉर्मूला क्या जाएगा? √3/4 आएगा।
चार का स्क्वायर मेरे को दे रहा था, चार से चार कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 चौका 24 अंडर रूट 3 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 10.2 में 3 का भागा दूंगा, 3.4 मेरी भुजा आ जाएगी। 3.4 भुजा दे रखा था। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हाल मैंने बताया क्या? अंडर रूट 3/4 आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर आ जाएगा, 3.4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3.4 में मेरे को क्या दे रखा था, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। अंडर रूट 3/4 को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो 1.7 का स्क्वायर दे रखा था, और क्रॉस में मेरे को दे रखा था 2 का स्क्वायर दे रखा था। यानी कि चार से चार कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा 2.89। क्यों? क्योंकि वर्ग करूंगा, दशमलव के बाद एक स्थान है तो दो स्थान आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है काफी शांति से दोनों सवाल को मैंने मिक्स करके आपको समझाया, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कैसा भी सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तीन सवाल और हैं जो शांति से समझाऊंगा, जिसमें से शंकु वाले दो सवाल आपकी आंखों के सामने दिख रहे होंगे कि शंकु की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, आयतन पूछा है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आयतन का, किसका? वॉल्यूम जिसको बोला जाता है। वॉल्यूम बराबर 1/3 मेरे को दे रखा था पाई आर स्क्वायर एच मेरे को दे रखा था। पाई आर आर स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा? आर मेरे को दे रखा था 12, यानी 1/3 गुणा 22/7। आर की वैल्यू मेरे को दे रखा था 21 का स्क्वायर। एच मतलब ऊंचाई मेरे को दे रखा था 12। 21 का पावर 2, यानी एक 21 को मैं काटूंगा तो जो बचेगा 22 गुणा 21 गुणा 12। प्लीज दोस्त, आपका एग्जाम है, कैलकुलेशन तो आपको इतनी आनी चाहिए। एक शंकु की त्रिज्या 46% कम की जाती है, ऊंचाई 270% बढ़ा दी जाती है, आयतन अनुमानित कितना प्रतिशत होगा? ये सवाल 2 से 3 बार आ चुका है, आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जो होता है ना, शंकु का जो आयतन होता है आर स्क्वायर एच के हिसाब से होता है। ये फॉर्मूला जो है शंकु के ऊपर भी जमाई होगा और बेलन के ऊपर भी अप्लाई होगा। क्या? बेलन वाले जो फॉर्मूला होते हैं ना, तो बेलन का आयतन आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो रेशियो है 100 के समान में 46% की कमी, यानी कि समान आएगा 54 का। 100 का समान वापस 54 का, क्योंकि आर कितनी बार था? 2। एच का समान कितना है? तो 100 के समान कितना हो जाता है? 300 मेरे को दे रखा था, 370 हो जाता है। अब करना क्या है? रेशियो निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। आपको रेशियो निकालने का सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे 3 जीरो आएंगे, ऊपर 54 का स्क्वायर आ जाएगा। 54 का स्क्वायर क्या करोगे? आपको करना है दोस्त, प्लीज कर लेना ना यार इतना तो। 54 का स्क्वायर गुणा 54 और 37 का, जो भी वैल्यू आएगी ना 100 से सीधा आपको करना पड़ेगा। लगभग आपका आंसर जो होगा ना 7.8 आजू बाजू जाएगा। अल्टीमेट आपको मैं अनुमानित आंसर भी बता देता हूं कि 8% के आजू बाजू बढ़ोतरी होगी, आयतन 8% बढ़ेगा। इसके अलावा ये जो पिघलाने वाले सवाल है ना, आपको आने चाहिए कि 6 सेमी त्रिज्या वाले जो है गोले को पिघलाकर जो है 0.3 सेमी त्रिज्या वाले जो है बेलन में परिवर्तित किया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो गोले का क्षेत्रफल होगा 4/3 आ जाएगा। 4/3 पाई मेरे को दे रखा था आर का स्क्वायर, यानी कि 6 का क्यू दे रखा था। ये बेलन का, सॉरी, ये गोला जो होता है ना, गोले का आयतन है। गोले के आयतन को पिघलाऊंगा और बेलन बनाऊंगा तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था। आर कितना है भैया? 0.3, और जो निकालना है अपने को वो दे रखा था एच। करना कुछ नहीं है, पाई से पाई कट जाएगा। ये जो 6 से भी काट दूंगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 से काटूंगा तो मेरी बात समझ। 4 गुणा मेरे को दे रखा था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 दे रखा था। अल्टीमेट मेरे को यहाँ पे 3 दे रखा था, यहाँ पे 2 बार 3 दे रखा था, और ऊपर सीधा चला जाएगा 100 आ जाएगा। बराबर मेरे को दे रखा था एच। 1 2 3 से इसको काट दूंगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 चौका 32। 3200 जो है ना आपकी हाइट आ जाएगी। तो ये पिघलाने वाले सवाल प्लीज दोस्तों आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। पिघलाने वाले सवाल आपके एग्जाम हॉल में पूछने के पूरे चांस है। एलसीएम एचसीएफ से मैंने पहले भी आपको बता रखा है क्या, कि घंटी वाले सवाल आ रहे हैं। घंटी वाले सवाल प्लीज करके जाइएगा। यहाँ पे मेरे को क्या पूछा गया था, यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दिया गया था क्या, कि 15 20 25 और 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, तो 5:30 बजे से लेके 8:15 तक घंटियां कितनी बार बजेंगी? 8, 5:30 वाला और
15 वाला, ये दोनों को भी काउंट करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा, पहले भी सवाल करा चुका हूं। एलसीएम 300 सेकेंड आ जाएगा, 60 से गुणा करूंगा 5 मिनट आ जाएगा। अंतराल की बात करूं तो 5:30 बजे से लेके 8:15 के बीच में 165 मिनट होते हैं। 165 मिनट में अगर मैं 5 से भागा दूंगा तो 33 यानी कि 33 आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा मेरे को इसीलिए काउंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो अंतराल है दोनों को काउंट करके चलना है। तो 34 बार हमारी बजेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूं, जो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यही कहता है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 2। यानी कि 5 का विभाज्यता का नियम और 25 के विभाज्यता के नियम में क्या बोलता है? अंतिम अंक 5 से कटेगा, 5 का विभाज्यता का नियम है। अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटेगा तो ये 25 का विभाज्यता का नियम है। सेम फॉर्मूला मैं आपको इसमें अजमा के दिखा देता हूं, किसके अंदर? ये सब के अंदर। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कटते हैं तो 16 का विभाज्यता का नियम है। लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से कटता है तो 2 का विभाज्यता का नियम है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 से कट जाए, 4 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट अगर 8 से कट जाते हैं तो वो 8 के मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको मैं एक सवाल एक्स्ट्रा बताऊं तो सवाल क्या है? विभाज्यता का नियम आना चाहिए, सबका सब पढ़ लो, 11 का पढ़ लो, 3 का बता देता हूं मैं आपको कुछ देर के अंदर। 3 3 और 9 का विभाज्यता का नियम एकदम आसान है, जिसको अंकों का योग बोलते हैं, जिसको हम डिजिटल सम भी जानते हैं। डिजिटल सम जो अंकों का है अगर 3 से कटेगा तो 3 का विभाज्यता का नियम है। डिजिटल सम जो है 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 का विभाज्यता का नियम है। 11 का विभाज्यता का नियम स्पेशल है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो ये जो है ना सम स्थान और ये जो है ना विषम स्थान, इनका जो अंतर है या तो 0 या तो 11 से कट जाए तो ये 11 का मल्टीपल है। 34वां सवाल आपकी आंखों के सामने मेरे को प्रस्तुत करता हूं कि 3 संख्या दिया है, संख्या में विभाजित किया जाए। कौन सी ऐसी संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल क्रमशः 2 3 और 4 बचे? ऐसे सवाल में एक ही चीज दिमाग में रखना है, जो भी संख्या दिया है उसको घटा दो। 252 में से 2 घटा दूंगा, 250 मेरे को दे रखा था। 378 में से 3 घटा दूंगा तो मेरे को जैसा 375 आ जाएगा। 500 आएगा, 9 में से 4 घटेगा तो 75 आ जाएगा, यानी कि 575 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट को देखने के बाद मैं समझ जाता हूं कि ये जो तीनों के तीनों संख्या है ना, ये तीनों की संख्या किससे कटेंगी? ये तीनों संख्याएं 25 का मल्टीपल है भाई। तीनों संख्याएं 25 से कटेंगी। तो जो ये तीनों नंबर हैं, तीनों नंबर को अगर मैं 25 से क्रमशः भागा दूं तो क्रमशः मेरे को 2 3 5 शेषफल बचेगा। तो समय की मेरे को लग रहा है पता नहीं कितना आज टाइम ले लिया, मेरे को टाइम भी नहीं दिख रहा है। बॉड मास का सवाल में आपको मैं सिर्फ यही बोलूंगा, नियम होता है। बॉड मास क्या बोलता है? बॉड मास बोलता है कि अगर हम ब्रैकेट है तो अगर हमको कहीं भी आप देखोगे तो सबसे पहले करोगे। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहले को रेखा बोलूंगा, एक को छोटा बोलूंगा, एक को मचला बोलूंगा, एक को बड़ा बोलूंगा। ऑफ का मतलब हिंदी में बोलूं तो का होता है, इसका मतलब सबको पता है, यानी कि पहले ब्रैकेट आएंगे, फिर ऑफ आएंगे, फिर डिवाइड आएगा। किसी भी सवाल में बॉड मास वाले में गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ये दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये तीनों में से किसी को आगे पीछे किए तो सवाल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि मैंने काफी बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।